नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की इस विशेष क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ये इस श्रृंखला का तीसरा जो है पार्ट है। इसके पहले दो हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए आगामी जितने भी एग्जाम है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, अभी 2026 यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन भी आउट हो गया है, तो उन सभी दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सब एक एक करके समझिए, प्री मेन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बस आप ध्यान से समझिए। जैसे आप देखिए यहाँ पे एक डेटा आया है, डेटा से बहुत प्रश्न आते हैं, तो आप ध्यान समझिएगा, हर एग्जाम में लगभग प्रश्न आता है। तो दुग्ध और मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व, मतलब कि उत्तर प्रदेश दूध और मांस दोनों उत्पादन में एक नंबर पे है। पूरे दूध उत्पादन का 15.8% दूध उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश कर रहा है। मतलब कि पूरे भारत में नंबर वन पे कौन है? उत्तर प्रदेश है। किसके उत्पादन में? दूध उत्पादन में। ऐसे ही मांस उत्पादन के 12.4% हिस्से को कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश कर रहा है। और मांस उत्पादन में भी एक नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश है। ये डेटा आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि ये डेटा दिया किसने। ये डेटा कि दूध में एक नंबर पे है, मांस में भी एक नंबर पे है। 15.8% हम पूरे दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है, 12.4% जो है मांस का उत्पादन करता है। ये बात बताया किसने? तो ये जानकारी हुई है बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी की जो आंकड़े, जो रिपोर्ट जारी किया गया 2025, उससे पता चला। ये रिपोर्ट कब आई है? नवंबर 2025 में। तो नवंबर 2025 में रिपोर्ट जारी किया गया बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स। उसमें बताया गया, क्या बताया गया? कि उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में प्रथम नंबर पे है और मांस उत्पादन में भी प्रथम नंबर पर है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ चलते हैं। ये आपके दिमाग में ये पूरा कंसेप्ट आपके होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें जो सफलता मिली है वो कैसे मिली? मतलब कि दूध उत्पादन बढ़ा तो कैसे बढ़ा? तो दूध उत्पादन के लिए सरकार ने चलाया था नंद बाबा दुग्ध मिशन। अब अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखिए तो उत्तर प्रदेश पीसीएस में ये प्रश्न पूछा जा चुका है नंद बाबा दुग्ध मिशन के बारे में। तो सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन चलाया, उसके उसके कारण भी क्या हुआ? हमारे यहाँ दूध का प्रोडक्शन बढ़ा। और कौन सा योजना चलाया? कामधेनु गोपालक योजना चलाया गया। इसमें देसी नस्ल की गायों के पालन पर सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी और प्रोत्साहन प्रदान किया गया। परिणाम स्वरूप जो है उत्पादन बढ़ गया। और क्या देखना है? पशु स्वास्थ्य सेवाएं चलाई गई हमारे यहाँ, जैसे मोबाइल पशु चिकित्सालय इकाई बनाई गई। क्या कहा गया? मतलब वैन, कि अगर कहीं पे भी अगर पशु की तबीयत खराब होगी तो वैन जाएगी और उनको क्या करेगी? जो है उनको दवाइयां प्रदान करेगी। साथ ही साथ जो है आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था, कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था, वो जो डॉक्टर आते हैं ना लेकर के, तो वो उन सब से क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ा, उत्पादन जो है बढ़ा, दूध का भी बढ़ा और जो पशुधन है उसका भी उत्पादन बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। क्लियर है बात? मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ग्रामीण समृद्धि का मुख्य आधार जो है कृषि है। और आप ध्यान समझिए कि अगर कृषि में बहुत ढेर सारी आपदाएं हैं, जैसे अभी देखो, अभी भी मानसून क्या हुआ? मानसून लेट हो गया। अगर मानसून लेट हो गया है तो अब किसानों को क्या होगा? इसके भरपाई करना पड़ेगा, नुकसान होगा। खास करके जो छोटे और सीमांत किसान होते हैं उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ऐसे समय पे क्या होगा? आपका जो पशुपालन है वो हेल्प करता है, ठीक है ना? तो वहां पे छोटे और जो है इन सब किसानों के लिए जो है ये बहुत हेल्पफुल है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अब आपसे एग्जाम में मेंस में ये पूछा जाएगा कि इसके चैलेंजेस क्या है, चुनौतियां क्या है। भाई ये तो ठीक है कि आप कह रहे हो कि ये सब हो जाए तो अच्छा है, दुग्ध पालन बढ़े, आपका जो है पशुपालन बढ़े, जो है इन सब से क्या होगा? मांस की बिक्री बढ़ेगी, ये सब जो है एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा किसानों का, वो तो सब ठीक है। लेकिन ये बताइए कि इसके सामने चैलेंजेस क्या है? तो जैसे आपको पता होगा चारा संकट। भाई अगर कृषि ही खराब हो जाएगी, अब कृषि से ही मिलता है चारा, चारा तो चारा अगर आपका मानसून खराब रहेगा, चारा की दिक्कत। दूसरा, पशुओं में रोग होता है, एक रोग होता है खुरपका मुंहपका, बहुत ढेर सारा दिक्कत होता है, ये भी दिक्कत है। दूसरी बात है जो गांव के जो दूध है उनके लिए प्रसंस्करण की व्यवस्था नहीं होती, मतलब डेयरी जो होती है उसका प्रॉपर व्यवस्था ना होने की वजह से दूध क्या होता है? खराब हो जाता है। ये प्रॉब्लम आप ऐसे दिखा करके चैलेंजेस दिखा सकते हो और आपका मेंस
प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पहले ही बता दिया कि आपका ये डेटा सीधा सीधा पूछा जाएगा। मांस उत्पादन, दुग्ध उत्पादन में 1 नंबर पे है, और ये आप जो है जो ये रिपोर्ट है याद रखिएगा, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी जो है ये रिपोर्ट आप याद रखिएगा, ठीक है, ये आपके दिमाग में रहेगा, बात तो बन जाएगी। क्लियर है बात। अगला जो हमारा टॉपिक है देव दीपावली। आप ध्यान समझिएगा, देव दीपावली एक जो है आपको अयोध्या वाली होती है, अयोध्या की बात नहीं हो रही है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा, अयोध्या नहीं वाराणसी की बात हो रही है, ठीक है ना। जो कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर वाराणसी के घाटों पर किया गया, वाराणसी के 84 घाट, 84 घाटों पे जो है ये देव दीपावली मनाई गई, और पूरा इको फ्रेंडली मतलब पर्यावरण अनुकूल तरीके से मनाया गया। मतलब जैसे कि मिट्टी के 21 लाख दिए प्रज्वलित किए गए, लेजर शो और ग्रीन कैकर शो का आयोजन किया गया कि जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण ना हो। विदेशी राजनयिक जो है यहाँ पे उपस्थित थे, उनके सामने ये सब किया गया, बढ़िया। तो आपके दिमाग में होना चाहिए देव दीपावली जो मनाई गई कहाँ पे, वाराणसी पे मनाई गई, एक बात ये। दूसरी बात ये इको फ्रेंडली था। स्टेटमेंट बना के यहाँ से प्रश्न आएगा, कितने लाख दिए प्रज्वलित किए गए, 21 लाख दिए प्रज्वलित किए गए, ये बात दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना, ये आपके दिमाग में। अगला जो आपका करंट अफेयर का टॉपिक है वो है जो है सारनाथ, बनारस से ही आपका करंट अफेयर अगला भी है। सारनाथ में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का प्रदर्शन किया गया। अब यहां से समझिएगा, पहली बात सारनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने क्या किया था, पहली बार उपदेश दिया था, जिसे हमने क्या कहा है, वो जिसको हम लोग किस नाम जानते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सबसे पहली बार 5 जो ब्राह्मण थे उनको जो है क्या किया था, उन्होंने उपदेश दिया था, और कहां पे दिया था, सारनाथ में दिया था, और इसे क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अब यहाँ पर एक विहार है, उसका नाम है मूलगंध कुटी विहार। याद रखिएगा, यही पूछ लेगा कि मूलगंध कुटी विहार कहाँ है, मूलगंध कुटी विहार कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए मूलगंध कुटी विहार कहाँ है, तो आपका ये है आपके सारनाथ में है। उसके 94वें वर्षगांठ के अवसर पर क्या गया, अति दुर्लभ पवित्र अस्थि अवशेष, बुद्ध भगवान के जो पवित्र अस्थि अवशेष थे उसको जनता के और बौद्ध श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए क्या किया गया, प्रदर्शित किया गया, दिखाने का निर्णय लिया गया। अब ये आपका मेंस का भी खूब प्रश्न बनता है, ये तो अब बेसिक प्रश्न है जो आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ मेंस खूब बढ़िया बनता है क्योंकि यहाँ पे बौद्धिस्ट डिप्लोमेसी पे प्रश्न आ चुका है, ठीक है, क्योंकि हमारा एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है, खास करके जो एक्ट ईस्ट में आपका श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, जापान हो गया, वियतनाम हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, ये सब देश जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। किसको मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म का केंद्र कहाँ है, भारत है। तो ये सारी डिप्लोमेसी से जो है हमारा क्या होगा, हमारी फॉरेन जो है पॉलिसी भी सुदृढ़ होगी, ठीक है, और जो है हमारा व्यापार विस्तार भी होगा, हमारे यहाँ जो है टूरिस्ट भी आएंगे ज्यादा, हमारे यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, ये सारा होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बौद्ध सर्किट बनाया। तो बौद्ध सर्किट में कई बार एग्जाम में आ चुका, बौद्ध सर्किट में कौन कौन से जिले शामिल है, तो कुशीनगर है, कपिल वस्तु है, श्रावस्ती है, सारनाथ है, कौशाम्बी है। तीन सबको किसमें जोड़ा गया है, बौद्ध सर्किट। इससे क्या होगा कि जो टूरिस्ट आएंगे उनके लिए जो है सुविधाएं प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। तो ये यहाँ से मेंस का भी टॉपिक बनता है। आप यहाँ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मूलगंध कुटी विहार कहाँ है, तो आपका आंसर हो जाएगा सारनाथ में। धर्मचक्र प्रवर्तन जो है किसे कहा जाता है, जब पहली बार बुद्ध ने उपदेश दिया उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। पूछा जाएगा अभी हाल ही में बुद्ध के अति दुर्लभ पवित्र अवशेषों को जनता के लिए कहां पर खोल दिया गया, तो आपका आंसर होगा सारनाथ। क्लियर हो गई बात। अब अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, बागपत के बारे में। तो आप सबसे पहले आपको मैप पे पता होना चाहिए बागपत है कहाँ, तब आपको बात समझ में आएगी। तो अगर आप मैप पे देखिए बागपत, ये आपको दिखेगा, ये है बागपत आपका उत्तर प्रदेश में। ये क्या है, बागपत वाला एरिया है। इसे महाभारत सर्किट में शामिल किया गया। बागपत को ये देख लीजिए, मैप, मैप बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश का मैप आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि महाभारत सर्किट में बागपत को शामिल किया गया। महाभारत सर्किट में किसको शामिल किया गया,
बागपत को शामिल किया गया। आप इसको बहुत अच्छे से दिमाग में रखिए, बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। अब ध्यान समझिए कि जब पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, उसमें एक जगह जो थी वो बागपत भी थी। ठीक है ना? क्या थी? बागपत भी थी। यहाँ बागपत के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? लच्छागृह जो आपने देखा वो बरनावा जिसे बोला जाता है, लाक्षागृह जो था वो भी कहाँ है? बागपत में ही है। लाख का जो महल बनाया गया था जिसको पांडवों ने पार किया था। एक जगह है सनौली, कई बार एग्जाम में आया सिनौली या सनौली करके। ये ताम्र पाषाण युग के रथ और शाही ताबूत मिले हैं, ये सब पीसेस में पूछा जा चुका प्रश्न है सनौली के बारे में। ये दूसरी हो गया। तीसरी बात है पूरा महादेव मंदिर। पूरा महादेव मंदिर पे भी प्रश्न आ चुका है।